हेलो एवरीवन, देखिए गुड मॉर्निंग। हम लोग जो हैं आज पढ़ने वाले हैं कैपेसिटर में, लेक्चर को आगे पढ़ने वाले हैं। और कैपेसिटर में अभी तक जो जो पढ़ चुके हैं वो हम लोग लेक्चर मतलब अपलोड कर दिए हैं, तो वो आप देख लीजिएगा। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में। और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में अगर हम किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इंसर्ट करेंगे तब क्या होगा, यानी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब, parallel plate capacitor with a dielectric slab। ठीक है, देख लेते हैं वीडियो जो है वो कैसा है। वीडियो का क्वालिटी सही है। अब मान लेते हैं कंसीडर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर of plate area A having charges plus Q। ठीक है, having charges plus Q, a dielectric material of dielectric constant, a dielectric material of dielectric constant K is inserted in between the two plates। अब देखना ध्यान से, मान लेते हैं कि ये जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है। इसको प्लस क्यू चार्ज दिया, इसको माइनस क्यू चार्ज दिए, तो जो भी चार्ज आप देंगे आप जानते हैं कि वो इन साइड में आ जाता है, इन साइड में टोटल चार्ज आ जाता है। उसी तरह से निगेटिव चार्ज जो है वो प्लेट के इन साइड में रह जाता है। अब इसके बीच में हम एक किसको इंसर्ट कर रहे हैं, तो जाहिर है डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इंसर्ट कर रहे हैं। तो सोचो, तो अगर ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल नहीं होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होता, तो इधर होता। और इलेक्ट्रिक फील्ड देखो यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन द टू पैरेलल प्लेट्स in the absence of dielectric material कितना होता, तो उसको E1 बोल देते हैं। और E1 होता सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, यानी Q बाई A एप्सिलॉन नॉट। Q बाई A एप्सिलॉन नॉट इतना इलेक्ट्रिक फील्ड होता। कब, जब ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब नहीं होता तब। अब डाइलेक्ट्रिक स्लैब को रखेंगे तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब में जब इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज पर जो है फोर्स इधर लगाएगा और निगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट में फोर्स लगाएगा। तब पॉजिटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन इस साइड होगा और निगेटिव चार्ज का एक्यूमुलेशन इस साइड होगा। बिल्कुल सही बात है। ये जो पॉजिटिव निगेटिव चार्ज है उसको पोलराइज चार्ज बोलते हैं, इंड्यूस चार्ज बोलते हैं या बाउंड चार्ज बोलते हैं। यानी प्लस क्यूपी, ये हो गया माइनस क्यूपी। ये जो प्लस क्यूपी और माइनस क्यूपी है उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होता और इसको E2 बोलेंगे। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यूपी एंड माइनस क्यूपी। तो E2 कितना होगा, तो Q बाई A एप्सिलॉन नॉट, लेकिन Q के जगह यहाँ पे QP लिखेंगे, QP बाई A एप्सिलॉन नॉट। इसका भी एरिया A है तो QP बाई A एप्सिलॉन नॉट। अब जो है आगे क्या पढ़ना है, तो देखो जी, अब हम लोग को ये देखना है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा। तो बोलेंगे क्या, इफ K बी द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल
तो K का वैल्यू क्या होगा? तो याद करो फॉर्मूला क्या था, तो बोलते थे एक्सटर्नल एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड यानी E1 डिवाइडेड बाई E। तो E होगा कितना, पहले सोचो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो अगर हम लोग बात करें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो क्या जीरो बोल दें? तो बिल्कुल नहीं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? तो बोलेंगे E1 माइनस E2। तो E1 माइनस E2 क्यों? तो बोलेंगे E1 हमेशा बड़ा होगा E2 के कंपैरिजन में। ठीक है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन इनसाइड द डाइलेक्ट्रिक मटेरियल तो कितना होगा? तो बोलेंगे E इज इक्वल टू E1 माइनस E2। तो ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा? तो बोलेंगे एक्सटर्नल एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइडेड बाय नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि यहां से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? तो E1 बाई K। अब ध्यान से देखना, E इज इक्वल टू E1 माइनस E2 और E कितना है? तो बोलेंगे E1 बाई K है, I इज इक्वल टू E1 माइनस E2। अब जल्दी से बोलो E1, तो E1 कितना है? देखो उधर आया हुआ है Q बाई A एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई K इज इक्वल टू E1 Q बाई A एप्सिलॉन नॉट माइनस E2 है QP डिवाइडेड बाई A एप्सिलॉन नॉट। तो सोचो, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं कि Q बाई K A एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू Q बाई A एप्सिलॉन नॉट माइनस QP डिवाइडेड बाई A एप्सिलॉन नॉट। देखो जी, यहाँ से A एप्सिलॉन नॉट कट गया, तो Q बाई K इज इक्वल टू Q माइनस QP। तो यहाँ से QP क्या हो जाएगा? QP क्या हो जाएगा? तो Q माइनस Q बाई K, यही हो गया QP का वैल्यू, यानी पोलराइज चार्ज जो होगा वो इतना ही होगा। अब देखो, इसी को चाहो तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो। कैसे? तो बोलेंगे QP इज इक्वल टू Q इंटू 1 माइनस 1 बाई K। देखो ये भी फॉर्मूला ही है QP का। तो याद रखना है कि पोलराइजेशन के कारण जो चार्ज होगा वो Q इंटू 1 माइनस 1 बाई K होगा। अब एक चीज और सोचो, K जो है वो कंडक्टर का होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन्फिनिटी, तो 1 बाई इन्फिनिटी तो जीरो हो गया। तो QP किसके इक्वल? Q के इक्वल हो जाएगा, है कि नहीं? अब वाटर के लिए K होता है 80, तब वैल्यू पुट कर दो। तो वाटर में जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो वाटर है उसमें चार्ज कितना आएगा? तो जाहिर है वो तो अलग अलग आएगा, यानी अलग अलग डाइलेक्ट्रिक मटेरियल के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट अलग होगा और उस पर जो चार्ज एपियर होगा वो भी अलग अलग होगा, बाउंड चार्ज जो एपियर होगा वो अलग अलग होगा। अब एक क्वेश्चन है, हम उसको लिख दे रहे हैं, ठीक ना? इसको हम मिटा देते हैं, आप इसको लिख लीजिए, फिर आगे पढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन है, कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए क्लासरूम इज 8000 वोल्ट पर मीटर। इतना इलेक्ट्रिक फील्ड दिए हुए है। अब कह रहा है फाइंड न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इन द क्लासरूम, फाइंड न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द क्लासरूम if water is filled completely। ठीक है, अब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ वाटर वो दे दिया है 80। तो बोलेंगे क्या कि कैसे निकालें? तो बोलो, याद करो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है? तो बोलेंगे कि एक्सटर्नल एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड यानी E डिवाइडेड बाई नेट, चलो उसको E नॉट बोल देते हैं, डिवाइडेड बाई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा? तो E नॉट बाई K, और E नॉट मतलब एक्सटर्नल एग्जिस्टिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, तो वो तो 8000 वोल्ट पर मीटर है, और K कितना है? 80। तो ये कट गया 8 से, इसको तो 100 हो गया, यानी 100 वोल्ट पर मीटर हो गया। तो यही आंसर हो गया। अब जो है नेक्स्ट आपको पढ़ने के लिए क्या है? तो नेक्स्ट पढ़ने के लिए है कोरोना डिस्चार्ज के बारे में। नाम से तो ऐसा लग रहा है जैसे कोरोना 2020-19 में जो आया था उससे रिलेटेड है, लेकिन ऐसा नहीं है।
फिजिक्स में भी कोरोना डिस्चार्ज के बारे में पढ़ना है और वो क्या है उसके बारे में सीखते हैं। जब भी देखिए दो कंडक्टर को आप मान लो ये एक कंडक्टर है और दूसरा कंडक्टर ये है, ठीक ना, ध्यान से देखिए, ये एक कंडक्टर है और दूसरा कंडक्टर है। इन दोनों कंडक्टर को अगर वायर से आप कनेक्ट करते हैं, ठीक ना, दोनों चार्ज कंडक्टर है, इस पे मान लो चार्ज Q1 है और इस पे चार्ज Q2 है। दोनों कंडक्टर को जब आप वायर से कनेक्ट करते हैं तब जो है, ठीक ना, हेडिंग दे देते हैं कोरोना डिस्चार्ज। क्या है तो बोलेंगे जब दो कंडक्टर को आप किसी वायर से कनेक्ट करते हैं तब चार्ज का फ्लो होता है, एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर पे चार्ज का फ्लो होता है। कब तक? तब बोलेंगे जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। मान लो इसका रेडियस R1 है और इसका रेडियस R2 है, तो एट स्टेडी स्टेट कंडीशन पे क्या होगा तो बोलेंगे V1 इज इक्वल टू V2। तो V1 कितना हो जाएगा जी, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 डिवाइडेड बाई R1 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 डिवाइडेड बाई R2। अब देखो इसी को ऐसे लिखेंगे, व्हेन टू चार्ज्ड कंडक्टर is connected by a conducting wire then क्या होगा तो बोलेंगे then flow of charge takes place, then flow of charge takes place till their potential becomes equal, जब तक कि पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। ठीक है, यानी कि दोनों का पोटेंशियल जब तक इक्वल नहीं होगा जब तक कि चार्ज का फ्लो होते रहेगा। तो ठीक है, अगर पोटेंशियल इक्वल हुआ तो देखो यहाँ एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट को काट देते हैं, तो क्या आया तो बोलेंगे 1/4 पाई R1 का स्क्वायर नहीं ना है, नहीं, यहाँ Q1 है इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो कट गया है, यहाँ Q2 डिवाइडेड बाई R2 है। देखो जी ऊपर नीचे क्या करो कि यहाँ पे R1 से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो, तो यहाँ R1 हो जाएगा और यहाँ R1 का स्क्वायर हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे R2 हो जाएगा और यहाँ पे R2 का स्क्वायर हो जाएगा। समझिए हम क्या बोल रहे हैं, ये ऊपर में Q1 R1 हो जाएगा, नीचे में देखो तो 4 पाई R1 का स्क्वायर है, तो ये तो एरिया है ना, एरिया है A1, और यहाँ क्या है तो Q2 R2 डिवाइडेड बाई 4 पाई R2 का स्क्वायर, तो उसका एरिया है A2। तो देखो तो Q बाई A को तो सिग्मा बोलते हैं ना, तो सिग्मा 1 R1 इज इक्वल टू सिग्मा 2 R2। तो इससे क्या पता चला कि सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 क्या होगा, तो देखो जी हम इधर लिख दे रहे हैं कि सिग्मा 1 बाई सिग्मा 2 ये हो जाएगा R2 डिवाइडेड बाई R1। तो इससे हमको क्या पता चला, इससे हमको ये पता चला कि सिग्मा जो होगा यानी सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होगा वो 1 बाई रेडियस के इक्वल हो, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। जिसका रेडियस बड़ा होगा, जिस स्फीयर का रेडियस बड़ा होगा उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी कम होगा, और जिसका रेडियस कम होगा उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा। अब इस बात को समझिए हम क्या कहना चाह रहे हैं। यहाँ पे इसको आप कहेंगे तो हम फिर से लिख देंगे, नहीं तो समझ में आ रहा है तो आप समझ जाइए। हम ये लिखे हुए 1/4 पाई R1 का स्क्वायर और ऊपर में है Q1 R1 इज इक्वल टू 1/4 पाई R2 का स्क्वायर, ऊपर में है Q2 R2, उसी को यहाँ लिखे हैं। तो ठीक है, हम लोग इससे क्या सीखे, हम लोग ये सीखे कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा वो रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, जिसका रेडियस कम उसका सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा। अब हम लोग ये कह सकते हैं कि वी सी दैट द स्फीयर विथ अ स्मॉलर रेडियस, देखो आगे क्या बोलेंगे, हम लोग कह सकते हैं
कि चूंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी जो आया है सिग्मा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस के, तो वी सी दैट द क्या बोलेंगे, वी सी दैट द स्फीयर विथ अ स्मॉलर रेडियस, द स्फीयर विथ अ स्मॉलर रेडियस have large value of, है ना, has larger value of, has larger surface charge density, surface charge density। चलो ये बात तो समझ में आ गया, ये बात तो हमको समझ में आ गया। अब आगे क्या, तो आगे अब ये करने जा रहे हैं कि अब जो है एक इरेगुलर शेप का कंडक्टर लेने जा रहे हैं और उस इरेगुलर शेप के कंडक्टर पे हम चार्ज देंगे और वो देखते हैं चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से होता है। तो मान लो कि एक इरेगुलर शेप का कंडक्टर है, इस तरह का शेप का कंडक्टर है, ध्यान से देखिए यहां पे जो है वो बेंड किया हुआ है, कॉर्नर शेप में है, तो जब आप इसको चार्ज दोगे तो वो चार्ज जो है वो कुछ इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होगा। लेकिन जहां पे जैसे यहाँ बेंड है तो यहाँ पे जो है चार्ज बिल्कुल पास पास रहेगा, यहाँ पे बिल्कुल चार्ज पास पास रहेगा, यानी यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा, यहाँ पे सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा। तो सोचो तो सिग्मा अगर ज्यादा होगा तो जानते हो ना इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा ज्यादा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, यानी इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। और जब ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जैसे यही एयर है, एयर का मॉलिक्यूल जो है वो तो मतलब कि नॉन पोलर होता है, लेकिन जब आप उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो पोलर बन जाता है, यानी पॉजिटिव चार्ज इस तरफ आ जाता है, निगेटिव चार्ज इस तरफ आ जाता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज और इधर जाएगा, निगेटिव चार्ज और इधर जाएगा। अब जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और बढ़ाएंगे तो हो सकता है पॉजिटिव चार्ज अपने पेरेंट एटम से डिटैच हो जाए और निगेटिव चार्ज जो है, सोचो एयर का जो निगेटिव चार्ज है वो डिटैच होकर इस पे आने लगेगा। तो सोचो तो इसी फेनोमेनन को कोरोना डिस्चार्ज बोलते हैं। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू इतना बढ़ा दो कि डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हो जाए, और डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होने के कारण क्या होगा कि जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है उस पर चार्ज जो है वो जंप करने लग जाए, यानी एयर का जो इलेक्ट्रॉन है वो इस पे जंप करने लग जाए, इस कंडक्टर पे जंप करने लग जाए, या उल्टा भी बोल सकते हो कि इस कंडक्टर का जो इलेक्ट्रॉन है वो एयर में जंप करने लगा। तो इसी फेनोमेनन को कोरोना डिस्चार्ज बोलते हैं। यानी इसको इंग्लिश में कैसे लिखे तो बोलेंगे व्हेन चार्ज इज गिवन टू ए कंडक्टर ऑफ इरेगुलर शेप, व्हेन चार्ज इज गिवन टू ए कंडक्टर ऑफ इरेगुलर शेप, ठीक है, इरेगुलर शेप, then surface charge density will be larger, then surface charge density will be larger। कहाँ लार्जर होगा तो जहां मतलब रेडियस कम होगा, will be larger where the surface is more curved, larger where the surface is more curved। ठीक है, अब जैसे सोचो सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, यानी बोलेंगे क्या, ऑल द पॉइंटेड एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी, ऑल द पॉइंटेड एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी, मतलब पॉइंटेड एंड पे सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ऑल द पॉइंटेड एंड सरफेस चार्ज डेंसिटी विल बी लार्जर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी विल बी लार्जर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड
just outside the curved part E is equal to sigma by epsilon naught. E is equal to क्या होगा, sigma by epsilon naught, just outside the curved part of the conductor. तो ठीक है, E is equal to कितना होगा, तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट. अब सोचो, सिग्मा ज्यादा होगा तो E ज्यादा होगा, और E ज्यादा होगा तब क्या होगा, तब बोलेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ज्यादा हुआ और वो इलेक्ट्रिक फील्ड सफिशिएंट है डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन करने में, तो डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन अगर कर दिया तो इसका मतलब है कि एयर का इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्टर पे आएगा या कंडक्टर का इलेक्ट्रॉन जंप करके एयर में जाएगा, तो इसी फेनोमेनन को कोरोना डिस्चार्ज बोलते हैं. तो ठीक है, इसमें आप देखेंगे बरसात के मौसम में जो गिरिल वगैरह है लोहा का बना हुआ, उसको आप कभी टच करते हैं या गलती से कहीं टच हो गया तो उसमें से हल्का स्पार्किंग जैसा यानी टच करने के बाद झनझनाहट जैसा होता है, यानी करंट फील होता है, तो वहां भी कोरोना डिस्चार्ज ही हो रहा होता है. या फिर ट्रक वगैरह में जो है उसमें भी जो लोहा है उसमें भी बारिश के मौसम में कहीं टच होने पे हल्का करंट जैसा फील होता है, तो वहां भी समझिए कि कोरोना डिस्चार्ज है. या फिर कोरोना डिस्चार्ज अगर एक्चुअल में देखना है तो वो जो ट्रांसमिशन लाइन होता है, ट्रांसमिशन लाइन से जो वायर पास किया हुआ रहता है वहां पे देखेंगे कभी कभी बहुत ज्यादा स्पार्किंग होते हुए, तो वहां भी कोरोना डिस्चार्ज हो रहा होता है, क्योंकि वहां पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी हाई होता है. तो एयर जो है वो कंडक्टिंग हो जाता है, एयर कंडक्टिंग होने का मतलब एयर का ब्रेकडाउन हो जाना है ना, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होना. और डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होने का मतलब है कि एयर कंडक्टिंग हो गया, और एयर कंडक्टिंग होने का मतलब एयर का इलेक्ट्रॉन जंप करके उस वायर पे जा रहा है या वायर का इलेक्ट्रॉन जंप करके एयर में जा रहा है. इसी फेनोमेनन को कोरोना डिस्चार्ज बोलते हैं. तो हम लोग लिख दे रहे हैं कि नियर द पॉइंटेड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी वेरी हाई. अब इसको आप लिख लीजिए, हम इसको मिटा देते हैं. बोलेंगे क्या कि नियर द पॉइंटेड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी वेरी हाई. ठीक है, वेरी हाई होगा. अब क्या, तो बोलेंगे एंड इट मे कॉज डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन. अब अगर डाइलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन होगा तो क्या होगा, तो बोलेंगे कि बिकॉज ऑफ इंक्रीज कंडक्टिविटी इन एयर, बिकॉज ऑफ इंक्रीज्ड कंडक्टिविटी द इलेक्ट्रॉन है ना, चार्ज ऑफ कंडक्टर में जंप टू charge of conductor may jump to the air, मतलब एयर में जंप करना लगेगा. may jump to the air and visible glow appears, This phenomenon is called corona discharge. This phenomenon is called corona discharge. तो देखिए दोस्तों, आज हम लोग जो पढ़े हैं अभी तक उसमें थ्योरेटिकल पार्ट लगभग पढ़ लिए हैं. अभी ऐसा नहीं है कि थ्योरेटिकल पार्ट पूरा पढ़ लिए हैं, मतलब कि कैपेसिटर में थ्योरेटिकल पार्ट में अभी भी एक अर्थिंग टॉपिक बचा हुआ है. तो अभी तक जो भी पढ़े हैं उसमें थ्योरी लगभग फिनिश कर चुके हैं. हाँ, अर्थिंग हम लास्ट में पढ़ाएंगे. फिलहाल अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे, और सबसे पहले क्वेश्चन करेंगे हम लोग जो हैं वो सीरीज एंड पैरेलल, क्योंकि वो पढ़ा चुके हैं सीरीज एंड पैरेलल. फिर से हम कोशिश करते हैं कि उसका फॉर्मूला लिख दें, अब क्वेश्चन उस पे आते हैं. तो थैंक यू. आज जो है इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग
मतलब इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे निकालते हैं उसको सीखते हैं। तो बाय।